जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 4 जनसंख्या एवं पर्यावरणीय शिक्षा। इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 2, जिसका ये फर्स्ट पार्ट हम बनाएंगे क्योंकि ये चैप्टर लंबा है, तो इसका सेकंड पार्ट फिर अगले वीडियो में बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। आप लोग ऐसे ही लाइक कमेंट करते रहिए ताकि हमें एनर्जी मिलता रहे, और एनर्जी मिलता रहे तो हम वीडियो बनाते रहें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं पेपर 4, जो कि पर्यावरण जनसंख्या एवं पर्यावरण शिक्षा है। इसका भाग 1 है। जैसा कि आपको मालूम है, इसमें 2 भाग है। पहला भाग है जनसंख्या, दूसरा भाग है पर्यावरण। ठीक है, भाग 1 का दूसरा चैप्टर है ये जननांकी 2, डेमोग्राफी 2। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि आप लोग ऐसे ही अपना लाइक कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके। और जितना ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगा उतना ही ज़्यादा हम जोशो खरोश से आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे और आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ करे, फ़ायदा करे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए अगर चाहते हैं कि चैप्टर 2 से कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, क्योंकि हम पूरे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो इस चैप्टर को, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं, तो पेपर 4 का चैप्टर 2 से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप 100% कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवन की गुणवत्ता का क्या अर्थ है? जीवन की गुणवत्ता मीन्स हम लोग जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसका जो क्वालिटी है उसका क्या अर्थ है, हम लोग किस क्वालिटी से जी रहे हैं, क्या है, मतलब इसका क्या अर्थ है? तो व्यक्ति को ऐसी आवश्यक सुख सुविधाओं का उचित मात्रा में उपलब्ध जिससे वो अपना बहुमुखी विकास कर सके और राष्ट्र का विकास में सक्रिय योगदान कर सके। मीन्स मनुष्यों का ऐसा चीज़ है जो सुख सुविधा मिले, उचित मात्रा में मिले। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एसी में रह रहा है और कोई ऐसे ज़मीन पे सड़क पे सो रहा है, तो जो एसी में रह रहा है, सो रहा है, जो घर में रह रहा है, उसकी गुणवत्ता अच्छी है, उसके जीवन की गुणवत्ता अच्छी है। जो सड़क पे सो रहा है उसकी गुणवत्ता कम है। इसी चीज़ को ये पूछ रहा है कि क्या अर्थ है। तो जिसके पास सुख सुविधा ज़्यादा हो, उचित मात्रा में हो, ठीक है, और वो अपना बहुमुखी विकास कर सके, मीन्स अपना विकास अच्छे से डेवलपमेंट कर सके, जैसा सोचे वैसा कर सके, और अपने राष्ट्र के निर्माण में भी अच्छा योगदान कर सके। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जीवन स्तर का अर्थ क्या है? जीवन स्तर का अर्थ, देखिए, जीवन स्तर का अर्थ है भौतिक आवश्यकताओं की संख्या और स्तर, जैसे भोजन, आवास, शुद्ध जल, घर, कपड़ा आदि, और सामाजिक संस्थाओं की संख्या व स्तर, जैसे रोजगार के अवसर, शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यातायात। मीन्स जीवन का जो स्तर है, भौतिक अवस्थाओं की संख्या, मीन्स जो हमारे पास भौतिक आवश्यकताएँ होती हैं उनकी संख्या, जैसे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, जो भी चीज़ है, तो ये सब संख्या है कि कितनी ज़्यादा संख्या में है। और जैसे भौतिक अवस्था में घर, कपड़ा, खाना, ये सब आ गया, तो ये सब हमारे पास कितनी है और उसका स्तर क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास गाड़ी तो है, लेकिन कौन सी गाड़ी है, सिंपल गाड़ी है कि मर्सिडीज़ है। ठीक है, तो इससे हमारे जीवन का स्तर का पता चलता है। जैसे कोई मर्सिडीज़ से आया और कोई वहीं पे ये मारुति 800 से आया, तो जीवन का स्तर पता चलेगा, भाई मर्सिडीज़ से आया, इसका मतलब उसका स्तर अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, और जो 800 से आया उसका स्तर उसकी तुलना में कम है। तो इसकी गुणवत्ता से पता लग रहा है, और इसकी संख्या, किसके पास कितनी गाड़ी है, कितना घर है, कितना क्या है, इससे उनका जीवन का स्तर पता चलता है। ठीक है, जीवन का भौतिक अवस्था हो गया, जीवन का स्तर भौतिक आवश्यकताओं से, और सामाजिक आवश्यकता जैसे रोजगार किसका कैसा है, शिक्षा किसी का कैसा है, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यातायात कैसा है। ठीक है, इन दोनों की संख्या और उनका स्तर क्या है, इससे पता चलता है कि किसी के जीवन का स्तर क्या है। ठीक है, अगर इनके ये भौतिक और सामाजिक दोनों आवश्यकताएं अच्छा है, उच्च स्तर की है, तो उनका जीवन का स्तर उच्च है। निम्न स्तर का है तो उनके जीवन का स्तर निम्न होगा। आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, जनसंख्या वृद्धि से जीवन की गुणवत्ता एवं जीवन स्तर का क्या संबंध है? जनसंख्या वृद्धि से जीवन की गुणवत्ता, ठीक है, एवं जीवन स्तर का क्या संबंध है? अभी हम आपको बता चुके हैं कि जीवन की गुणवत्ता क्या है और जीवन का स्तर क्या है। दोनों, अभी पहला और दूसरा क्वेश्चन यही था।
तो इन दोनों की जनसंख्या वृद्धि से क्या संबंध है? देखिए सीधा सा बात है, जनसंख्या वृद्धि होगा तो इनका स्तर कहीं ना कहीं कम होगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में 2 लोग हैं, दोनों के लिए एक घर है, ठीक है, रहने खाने के लिए सब चीज़ व्यवस्था है। मान लीजिए दोनों के 5-5 बच्चे हो गए, तो जनसंख्या वृद्धि हो गया तो 12 लोग हो गए। अब तो 12 लोग में उसी घर में एडजस्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। जो चीज़ पहले हम लोग खा पी रहे थे उसकी तुलना में अब 12 लोग की व्यवस्था करनी होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा स्तर डाउन होगा। तो जनसंख्या वृद्धि से जीवन की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट प्रभाव इफेक्ट डालता है। डायरेक्ट इफेक्ट मीन्स अगर हमारा जनसंख्या जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही जीवन स्तर हमारा खराब होता चला जाएगा, मतलब तुरंत प्रभावित करेगा, जनसंख्या वृद्धि तुरंत प्रभावित करेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं? कि जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या, ये देखिए पूरा चार्ट हम आप लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ये देखिए जनसंख्या वृद्धि से आवास की समस्या उत्पन्न होगी, शैक्षिक अवसरों की का अभाव होगा, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में गिरावट आएगी, पोषक आहार में कमी होगी, बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ेगा, स्वास्थ्य तथा सफाई की समस्या होगी, ठीक है, सामाजिक संस्थाएं इनकी समस्या होगी, ठीक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि की सारी, ये मतलब जनसंख्या वृद्धि होने से ये समस्या उत्पन्न होगी, ठीक है। एक बार और बता दे रहे हैं, आवास की समस्या, शैक्षिक अवसरों की समस्या, सामाजिक तथा आर्थिक गिरावट की समस्या, ठीक है, प्रदूषण की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, स्वास्थ्य तथा साफ सफाई की समस्या होगी, ठीक है। ये सब जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं हैं। 5वां क्वेश्चन है, शरीर को पोषण क्यों जरूरी है? देखिए शरीर की क्रियाएं ठीक रूप से चलती रहे इसलिए शरीर को पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे हम चल फिर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, जो भी अपना मन कर रहे हैं, तो ये सब ठीक से चलता रहे, तो इसलिए हमें पोषण जरूरी है। अगर हम पोषण न हमें मिले तो ये सब ठीक से नहीं चलेगा। 2 दिन खाना मत खाइए, देखिए आप ना पढ़ने का मन करेगा, ना पढ़ाने का मन करेगा, कुछ नहीं करने का मन करेगा, ठीक है। तो शरीर की क्रियाएं ठीक रूप से चलती रहे इसलिए हमें पोषण की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण की स्थितियों के कितने प्रकार होते हैं? पोषण की स्थितियों के कितने प्रकार होते हैं? देखिए पोषण की स्थिति के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण, अपर्याप्त पोषण और कुपोषण। उत्तम पोषण का मतलब हर चीज़ अपना प्रॉपर रेशियो में मिलता रहे, जो चीज़ चाहिए वो जितना ग्राम चाहिए उतना ही ग्राम मिल रहा है, जितना ज़रूरत हो उसी के हिसाब से मिल रहा है, तो उत्तम पोषण हो गया। अनुकूलतम पोषण, अनुकूलतम पोषण की मीन्स काम चलाऊँ तरीके से मिल जाए हमें, इस खींच खाँच के जितना चाहिए उतना पहुँच जा रहा है, ठीक है, तो ये हो गया अनुकूलतम पोषण, ठीक है। मतलब उत्तम पोषण से थोड़ा सा इसमें कम पोषण होगा। अपर्याप्त पोषण, अपर्याप्त नाम से स्पष्ट है, अपर्याप्त मीन्स हमें जितना ज़रूरत है उससे कुछ ना कुछ कम मिले, तो अपर्याप्त पोषण। फिर भी मेरा काम चल जाए, ठीक है, तो अपर्याप्त पोषण होगा। जैसे मान लीजिए कि हमें 10 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत है, हमें 9 कैलोरी ही मिल रहा है, मेरा काम चल जाएगा, 1 कैलोरी नहीं भी रहेगा तो भी खींच खाँच के काम चल जाएगा, तो ये अपर्याप्त हुआ। पर्याप्त नहीं हुआ, कम है तो अपर्याप्त ही कहेंगे। नेक्स्ट है कुपोषण। कुपोषण का मतलब कि जितना चाहिए उससे बहुत ही कम मिले, उसे कुपोषण कहेंगे। जैसे हमें हड्डी बनाने के लिए कैल्शियम चाहिए, बढ़ने के लिए कैल्शियम चाहिए, हमें कैल्शियम मिला ही नहीं, क्या होगा, हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, तो ये सब कुपोषण के शिकार वाले लक्षण हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण के क्या क्या कारण हैं? कुपोषण के क्या क्या कारण हैं, रीजन क्या क्या? देखिए कुपोषण के रीजन है, उचित मात्रा एवं अनुपात में पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण लोग कुपोषण के शिकार होते हैं। ये तो समझ गए कि उचित मात्रा में एवं अनुपात, उचित मात्रा और अनुपात में पोषक तत्व नहीं मिलने के कारण कुपोषण होता है, ठीक है। जितना जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रहा है इसलिए कुपोषण हुआ। इसके क्या क्या कारण है? तो पहला कारण है निर्धनता। भाई निर्धनता, गरीबी। भाई जो गरीब हैं उनको रोज़ फल मूल मांस मछली तो मिलेगा नहीं, तो लोग को कहीं ना कहीं इस चीज़ों का कमी तो होगा ही, तो निर्धनता भी कारण है, क्योंकि हम उनको प्रॉपर आहार नहीं मिल पाएगा जो चाहिए। दूसरा है अधिक कार्य। मान लीजिए जो लोग मजदूर वर्ग के हैं वो लोग भोजन किए सूखा सूखा और काम कर रहे हैं पूरा ज़्यादा, तो ज़्यादा काम करेंगे तो एनर्जी कम मिला, तो वो लोग कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। अगला है नींद में कमी। नींद में अगर कोई पूरा नींद नहीं ले रहा है तो वो भी कुपोषण का शिकार हो सकता है, ठीक है। इसलिए नींद जितना ज़रूरी हो उतना लेते रहिए, ठीक है।
नींद में अगर कमी हुआ तो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं, कोई ना कोई बीमारी व्याधि हो जाएगी। ठीक है, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए क्योंकि अभी और से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और जो कि आपके इस चैप्टर में तो काम आएंगे ही, बीएड की परीक्षा में काम आएंगे ही, जीवन की परीक्षा में भी काम आएंगे। ऐसे ऐसी चीज़ है क्योंकि ये जीवन के बारे में ही बता रहा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किससे क्या हो सकता है किससे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। अगला है अस्वस्थता। जैसे मान लीजिए कोई अस्वस्थ है, बीमार है, तो बीमार आदमी को ज़्यादा खाने का मन नहीं होता, कुछ चूजी चीज़ें ही खाएगा कि हमको यही थोड़ा बहुत खाना है, तो बीमार आदमी भी धीरे धीरे कुपोषण का शिकार हो गया अगर ज़्यादा दिन तक अस्वस्थ रहा तो। ठीक है, जैसे बूढ़े लोग हैं, उनका दांत टूट जाता है, उनको चलने में उठने बैठने में तकलीफ है, धीरे धीरे उनका क्या शरीर कमज़ोर होने लगता है क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं हो पा रहा है, सब चीज़ नहीं हो पा रहा है, और धीरे धीरे वो निकल लेते हैं। ठीक है, तो कुपोषण का शिकार अस्वस्थता के कारण भी होता है। अनुपयुक्त भोजन। अनुपयुक्त भोजन का मतलब जो चीज़ हमें शरीर को चाहिए वो चीज़ अगर हमें नहीं मिल रहा है, जैसे मान लीजिए हमें शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अगर ये सब चीज़ें नहीं मिल रहा, हम केवल वसा और खनिज लवण और पानी ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो और सब चीज़ तो मिल रहा है लेकिन प्रोटीन नहीं मिला है, तो प्रोटीन का काम कैसे होगा? प्रोटीन का काम तो सफ़र करेगा, नुकसान होगा। तो अनुपयुक्त भोजन से भी कुपोषण का शिकार होता है आदमी। अगला है अपर्याप्त भोजन। अपर्याप्त भोजन मीन्स पता चला पूरा पेट नहीं मिला, आधा पेट ही खाना मिल रहा है, तो आधा पेट मिल रहा है मीन्स हमें कहीं ना कहीं हमें कुपोषण हो ही जाएगा, 2-4 दिन 10 दिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हो जाएगा, क्योंकि पर्याप्त भोजन मिलने से शरीर को जितनी चाहिए एनर्जी उतना एनर्जी नहीं मिलेगा, तो हमेशा वो उनको हमेशा भूख की अनुभूति होती रहेगी और उनका जो शरीर का जो पूरा एनर्जी चाहिए जहाँ से उनको आधा ही मिल पा रहा है, तो वो लोग कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। कुपोषण के क्या क्या लक्षण हैं? कुपोषण के देखिए क्या क्या लक्षण है। शरीर का विकास रुक जाना, शरीर का विकास रुक जाएगा, शरीर दुबला पतला हो जाएगा, ठीक, मांसपेशियाँ ढीली हो जाएंगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित आहार क्या है? ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों। अभी आगे हम बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों उसे कहेंगे संतुलित आहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार की क्या क्या विशेषताएं हैं? संतुलित आहार की विशेषताएं देखिए क्या क्या है। सभी पोषक तत्वों का समावेश एक निश्चित अनुपात में हो, मतलब पोषक तत्व तो हो लेकिन एक निश्चित अनुपात में हो। अनुपात मतलब जो चीज़ ज़्यादा चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, जो जिसकी ज़रूरत कम है वो कम होना चाहिए। अगर निश्चित अनुपात में नहीं है तो फिर वो भी गड़बड़ है। ठीक है, तो सभी पोषक तत्व का समावेश एक निश्चित अनुपात में हो और उचित मात्रा में कैलोरी प्राप्त करने वाला हो, और उससे हमको एनर्जी भी उचित मात्रा में मिले, यानी कि खा लिए एक थरिया और एनर्जी मिला कुछ नहीं, तो ऐसा चीज़ नहीं हो। एनर्जी भी देने वाला चीज़ हो, ठीक है, और उचित मात्रा में हो, निश्चित अनुपात में हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित आहार के क्या क्या उद्देश्य हैं? संतुलित आहार के क्या क्या उद्देश्य हैं? देखिए, संतुलित आहार का उद्देश्य है शरीर में कार्य शक्ति और गर्मी पैदा करना। जैसे हम संतुलित आहार लेते रहेंगे तो हमारे शरीर में काम करने की क्षमता बनी रहेगी और शरीर में गर्मी पैदा होता रहेगा, क्योंकि शरीर का एक मिनिमम टेम्परेचर होता है कि इतना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, उससे नीचे नहीं जा सकता। तो टेम्परेचर कहाँ से आएगा? आहार से ही तो आएगा। तो संतुलित आहार रहेगा तो शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। दूसरा है शरीर का मानसिक वृद्धि करना। संतुलित आहार खाने से हमें शरीर का मानसिक वृद्धि होता है। तीसरा है रोगों से शरीर की रक्षा करना। कोई भी अगर रोग होता है, अगर संतुलित आहार ले रहे हैं तो रोगों से रक्षा भी करेगा। ठीक है, अगला है शरीर का पूर्ण विकास करना। शरीर का पूर्ण विकास करेगा। पूर्ण मीन्स जो चीज़ जहाँ जितना ज़रूरत हो सारा विकास करता रहेगा अगर शरीर संतुलित आहार ले रहे हैं तो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, शरीर का विकास रुक जाएगा, फिर वही कुपोषण वाली आ जाएगी। इसलिए संतुलित आहार हमेशा लेते रहना चाहिए और संतुलित आहार का यही उद्देश्य है। ठीक है, संतुलित आहार लेंगे तो आपका पढ़ने का भी मन करेगा, जो याद करेंगे वो याद भी होगा। जैसे अगर भूख लगा हुआ है, एनर्जी नहीं है, अगर एनर्जी नहीं है तो कुछ पढ़ेंगे तो पढ़ने का एक तो मन नहीं करेगा। पढ़ने का अगर मन नहीं करेगा, कहीं ज़बरदस्ती पढ़ भी रहे हैं, करे यार एग्ज़ाम आ रहा है हमें पढ़ना ही है,
पढ़ तो लेंगे, याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि याद होने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से, एनर्जी लेना पड़ेगा ना। तो भूख लगी रहे तो पढ़ाई नहीं करना चाहिए, जाके कुछ खाना खा लो, खाने के बाद एनर्जी आएगा शरीर में। तो एनर्जी तो स्टोर करेगा चीज़ों को, जो भी याद करेंगे। तो एनर्जी नहीं रहेगा तो कौन स्टोर करेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित आहार के क्या क्या कार्य हैं। संतुलित आहार के देखिए क्या क्या कार्य हैं। अब शरीर की मरम्मत एवं निर्माण करना, शरीर की मरम्मत करना। मरम्मत करना मतलब कहीं अगर कट गया, छिल गया, टूट गया, फूट गया, तो संतुलित आहार लेते रहेंगे तो उसकी मरम्मत करेगा, उसको रिपेयर करेगा, ठीक है। या ऐसे भी कोशिकाएं मरती रहती हैं तो उनको नया नया कोशिका बनाकर देना, ठीक है। संतुलित आहार रहेगा तब। संतुलित आहार नहीं रहेगा तो कोई अगर बीमारी हो गया या कोई शरीर में कोई कट पीट हो गया तो ज़्यादा दिन लग जाएगा ठीक होने में। संतुलित आहार है प्रॉपर टाइम पे सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर क्या बोलता है कि 21 दिन तक प्लास्टर लगा रहेगा। क्यों 21 दिन भाई, क्यों नहीं कम या क्यों नहीं ज़्यादा? क्योंकि 21 दिन में वो हड्डी आपस में जुड़ जाता है बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसलिए डॉक्टर उसको 21 दिन का सलाह देता है। तो हम लोग को और उस साथ में कुछ कैल्शियम का टैबलेट भी दे देता है, ताकि अगर इनका खाना ऊपर नीचे हुआ भी तो ये उसको मेंटेन करता रहेगा और इनका हड्डी अच्छे से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो संतुलित आहार का काम है कि शरीर की मरम्मत एवं निर्माण करना। निर्माण करने का मतलब विकास करना, ठीक है। कुछ नया नया चीज़ें, जैसे नया नया कोशिका का निर्माण करता है, पुरानी कोशिका मरते रहती है, नया कोशिका बनते रहता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा है शरीर को ऊर्जा देगा। भाई शरीर को जैसे हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो काम करने के लिए क्या है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा कहाँ से आएगा, संतुलित आहार से ही आएगा, ठीक है। अगला है शरीर का एक निश्चित तापमान बनाए रखना। शरीर को भाई तापमान क्या है, तापमान ये एनर्जी भी, हीट एनर्जी है ना। तापमान बनाए रखना मतलब एक एनर्जी चाहिए हमें, हीट एनर्जी चाहिए। तो कहाँ से आएगा, आहार से ही तो आएगा। सारा चीज़ तो हमारा क्या है, भोजन से ही तो आ रहा है। चाहे मरम्मत हो रहा है, चाहे शरीर में गर्मी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, सब खाना पीने से हो रहा है और कहीं कुछ अलग से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो शरीर का एक निश्चित तापमान बनाए रखना। अगर निश्चित तापमान नहीं रहेगा तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है। अगला है शरीर का वृद्धि करना। और शरीर का वृद्धि करेगा, जैसे छोटा बच्चा है धीरे धीरे बड़ा होता है, तो बड़ा कैसे होता है, संतुलित आहार उसको दिया जाता है, आहार मिलता है और धीरे धीरे बड़ा होते रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पोषक तत्वों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। देखिए अब आ गया पोषक तत्व, जो बोले थे ना कि बाद में आएगा, आ गया। पोषक तत्वों का वर्गीकरण मुख्यतः 5 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। 5 प्रकार से, कौन कौन सा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ठीक है। अभी हम लोग इस 5 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, ठीक है। इसमें से हम बता दें आपको कि इसमें से जो 3 चीज़ है ऊपर से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, यही 3 हमको एनर्जी देता है, ठीक है। हमको जो शरीर को एनर्जी मिलता है इसी 3 चीज़ों से मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। खनिज लवण और विटामिन से हमें एनर्जी नहीं मिलता। शरीर के और भी बहुत सारे काम हैं, उस कामों के हेल्प में खनिज लवण और विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें देखने की ज़रूरत है, अच्छा से देख सके, तो हमें विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए अभी डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पता लग जाएगा। लेकिन ये जान लीजिए कि शरीर को एनर्जी हमको यही 3 चीज़ से मिलता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है वसा से, ठीक है। और वसा सबसे बाद में एनर्जी देना शुरू करता है। सबसे पहले एनर्जी देना शुरू करता है कार्बोहाइड्रेट। अगर कुछ भी काम करना है, अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों चीज़ है तो तुरंत कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी हमको मिल जाएगा। लेकिन सबसे लास्ट में मिलेगा वसा से। इसलिए देखते हैं किसी को अगर चर्बी, वसा क्या है, चर्बी है, चर्बी को ही वसा कहते हैं। किसी को अगर चर्बी जम जाती है तो उसको बर्न करने के लिए कितना टाइम लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि पहले हमें कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म करना है, कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा उसके बाद वसा का नंबर आएगा, फिर वसा से हम एनर्जी लेंगे और उस एनर्जी, जब वो वसा एनर्जी देगा तो धीरे धीरे पिघल के चर्बी खत्म होगा, तब मोटापा कम होता है। इसलिए मोटापा हटाना आसान बात नहीं है, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा का नंबर है, वसा को जब बर्न करेंगे, वसा से जब एनर्जी लेना चालू करेंगे तब वसा पिघलेगा, चर्बी पिघलेगा और तब जाके चर्बी कम होगा, तब जाके मोटापा कम होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है। देखिए प्रोटीन मतलब इसके क्या क्या कंपाउंड है, क्या क्या चीज़ मिल के बना होता है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं गंधक होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं गंधक मुख्य रूप से ये 4 होते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
ठीक है, अभी आगे आएगा एक क्वेश्चन भी कि कितनी होती है। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गंधक। ठीक है, गंधक मीन सल्फर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन को और किस नाम से जाना जाता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल भी कहते हैं, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें 22 यौगिक होते हैं। क्या गया ना, 22 यौगिक मिल के प्रोटीन बनता है। यह एक रासायनिक सम्मिश्रण है, यह एक केमिकल सम्मिश्रण है। ठीक है, केमिकल कंपाउंड है जो 22 यौगिकों से मिलकर बना है। इसका नाम अमीनो अम्ल भी है। ठीक है, अमीनो एसिड। ठीक है, अगला है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, पशु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। पशु प्रोटीन है, यह पशुओं से प्राप्त होता है। यहाँ पौधा लिखा हुआ है, पौधा नहीं, यह पशुओं से प्राप्त होता है, जैसे दूध, मांस, मछली, अंडा इत्यादि। ठीक है, यह प्रोटीन जो है पशु से प्राप्त होता है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, जैसे दूध, दूध क्या है, पशु से मिलता है। मांस, मछली, अंडा ये सब पशु से मिलता है, तो ये सब पशु प्रोटीन हो गया। दूसरा है वनस्पति प्रोटीन, जो वनस्पतियों से मिले, जैसे जो पेड़ पौधों से मिले, जैसे सोयाबीन, उसमें भी प्रोटीन होता है। दाल, उसमें भी प्रोटीन होता है, तो ये सब वनस्पति से मिलता है, तो ये सब हो गया वनस्पति प्रोटीन। ठीक है, ये पशु प्रोटीन में यह पौधा गलती से लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, नाम है पशु प्रोटीन, तो उसमें पौधा कहाँ से आएगा, आप भी सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, किन किन चीज़ों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। किन किन चीज़ों में, मीन्स प्रोटीन हमें अगर चाहिए तो क्या क्या चीज़ खाना पड़ेगा। देखिए, दाल, अंकुरित अनाज, हरा सब्जी, दूध, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, सोयाबीन इत्यादि। इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बना होता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, याद कर लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, मोनोसैकेरिड्स, डाइसैकेरिड्स एंड पॉलीसैकेरिड्स। मोनोसैकेरिड्स, डाइसैकेरिड्स और पॉलीसैकेरिड्स। मोनो मीन्स होता है 1, डाई मीन्स होता है 2 और पॉली मीन्स 2 से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा के लिए पॉली यूज करते हैं। तो मोनोसैकेरिड्स, डाइसैकेरिड्स एंड पॉलीसैकेरिड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य हैं। और बीच बीच में हम आपको याद दिला दें, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। ठीक है, ताकि हमको एनर्जी मिलता रहे। हमको भी तो एनर्जी चाहिए ना, हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगा, हमको संतुलित आहार से तो मिल रहा है। इसके साथ साथ आपके लाइक कमेंट से ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है आजकल। लाइक और कमेंट जितना ही ज़्यादा करेंगे, जितना ही शेयर करेंगे, वो लोग से हमें ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है। और भाई एनर्जी मिल रहा है तभी तो हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर बराबर करते रहिए, पूरा प्यार देते रहिए अपना, और हमसे पूरा वीडियो लेते रहिए। पूरा चैप्टर, पूरा हम कोर्स फिनिश करेंगे। ठीक है, हम सब्जेक्ट पे अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब्जेक्ट अभी बनाएंगे, लेकिन अभी हम पेपर फर्स्ट और पेपर 4 को बना रहे हैं, ताकि कम से कम कुछ इसका सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कंपल्सरी सब्जेक्ट है। कंपल्सरी सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा क्या, सभी बच्चों को पढ़ना होता है, तो इससे क्या है, सभी बच्चों को लाभ मिलेगा। तो कम से कम कुछ इसका सिलेबस फिनिश हो जाए, फिर हम बीच में और सब्जेक्ट का बनाना चालू करेंगे। ठीक है, तो और सब्जेक्ट की चिंता न करिए, अपने स्पीड से पढ़ते रहिए जो भी और सब्जेक्ट है, लेकिन पेपर 1 और पेपर 4 इस दोनों की चिंता मत करिए। इस दोनों के लिए हम पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो आप लोग धीरे धीरे चैप्टर वाइज पढ़ते रहिए। कोशिश करेंगे कि हर दोनों चैप्टर से एक एक या दो वीडियो डेली दें। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको डेली हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना होगा। एनर्जी कहाँ से देंगे, लाइक और कमेंट से, शेयर करके। और जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पे, वो लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमें और ज़्यादा एनर्जी मिल सके। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या कार्य हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं शरीर में ऊर्जा और गर्मी देना, शरीर में ऊर्जा और गर्मी देता है, पेशियों का निर्माण करना, पेशियों का निर्माण करता है, शरीर का तापमान स्थिर रखना, शरीर का तापमान को स्थिर रखता है, और शरीर की अत्यधिक आवश्यकता के लिए ग्लाइकोल के रूप में संचित करना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से हम समझाएंगे। शरीर की अत्यधिक आवश्यकता के लिए ग्लाइकोल के रूप में संचित करना है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ग्लाइकोल के रूप में शरीर में एनर्जी इकट्ठा करके छिपा के रख देता है, संचित कर देता है। किसके लिए? अत्यधिक आवश्यकता होगी तब, हमेशा नहीं निकलेगा एनर्जी, छिपा रहेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। अभी एग्जाम्पल देंगे, आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि क्यों छिपा रहता है और कब निकलता है। जैसे मान लीजिए आप लोग एकदम थके आ रहे हैं, स्कूल से आगे, कॉलेज से आगे पढ़ के एकदम थके आ रहे हैं, ठीक है, एकदम आपको अब कुछ करने की इच्छा नहीं है, पूरा थकान से भरपूर भरे हुए हैं। जैसे आप घर के पास आए, एकदम अब एक कदम भी चलने की इच्छा नहीं हो रही है, ठीक, जैसे घर के पास आए आपके पीछे एक कुत्ता पड़ गया, फिर क्या आप वहीं रहेंगे, थके रहेंगे, करिए यार थके हैं, कौन भागे, आओ भाई कुत्ता काट लो, ऐसे थोड़ी होगा। फिर क्या होगा, ग्लाइकोल वहाँ से निकलेगा, ग्लाइकोल वो एनर्जी देगा, और वहाँ से आप ऐसे 9 तो 11 होंगे कि फिर लगेगा जैसे आपको नया एनर्जी कहीं से मिल गया उस थके हुए हालत में भी। तो जो ग्लाइकोल है ना, ये एनर्जी को छिपा के शरीर के अंदर रख देता है, और कब निकालता है, जब शरीर को अत्यधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जब शरीर की अत्यधिक आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोल के रूप में कार्बोहाइड्रेट को छिपा के रख देता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, मीन्स क्या क्या चीज़ खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो देखिए पहला है अनाज, और देखिए इसका ऊपर आ गया है, नीचे अनाज क्यों लिखा हुआ है, अनाज समझिए इसको, ठीक है, क्वेश्चन में ही और आ गया है, ठीक है। तो अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, साबूदाना, बाजरा, ज्वार इत्यादि, ठीक है, शहद, गन्ना, गुड़, खजूर, फल, दूध, आलू इत्यादि, इन सब चीज़ों में क्या है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जितना भी अनाज है और फल, दूध, खजूर, गुड़ इत्यादि सब में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगला क्वेश्चन है 22, वसा किस चीज़ों से बना होता है। तो देखिए वसा पे आ गए हम लोग, 2 चीज़ खत्म हो गया, प्रोटीन खत्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, ठीक है। अब तीसरा आया है वसा। तो वसा क्या चीज़ से बना होता है, तो यह मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ठीक है। रेशियो सब में अलग अलग होता है, नहीं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लेके एक झोले में भर दिए और वसा बन गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा भूल नहीं, ठीक है। उसका एक रेशियो होता है, उसी रेशियो में होगा तो वसा बनेगा, अलग रेशियो होगा तो कुछ और बन जाएगा। यानी कि एक जगह एक पन्नी में कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया और हाइड्रोजन रख दिए, वसा बन गया। सोच रहे कि वसा क्यों नहीं बन रहा है भाई, ऐसे थोड़ी, प्रॉपर रेशियो में बने रहेगा तब, ठीक है। जैसे H2 है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे लेके मिला देंगे थोड़ी ना पानी बनेगा, हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, ठीक है, तब जाके H2O बनेगा। तो यह मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है वसा। अगला क्वेश्चन है, किससे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, वसा से या कार्बोहाइड्रेट से। देखिए हम आपको बता चुके हैं वसा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है, तो वसा से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वसा का क्या कार्य है, वसा का क्या क्या कार्य है। देखिए इसका क्या क्या कार्य है, शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की बाहरी रचना को सुडौल करना, शरीर का जो बाहरी रचना है जैसे कोई सुंदर दिखता है, बढ़िया, ठीक है, तो वो वसा, जैसे मान लीजिए चर्बी ना रहे, वसा क्या है, चर्बी ही तो है, चर्बी ना रहे तो किसी का मुंह ऐसे हो जाएगा, ऐसे तो बोलते हैं ना दुबला, मतलब वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा चर्बी और भी जम जाता है, थोड़ा सा वो हो जाता है तो सही दिखता है, सुंदरता बढ़ जाती है, ठीक है। नहीं तो उसका मुंह ऐसे पिचका हुआ दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। जो दुबले पतले लोग होते हैं, हड्डी हड्डी दिखते रहता है, तो क्या है, उनके ऊपर शरीर पे चर्बी जमती है तो थोड़ा उनका शरीर सुडौल दिखता है, अच्छा दिखता है, सुंदरता आ जाती है, ठीक है। तो वसा क्या करता है, बाहरी रचना को सुडौल करता है, ठंडक से रक्षा करता है, ठंडक, वसा जो है ना ठंडा नहीं लगने देता है। और आपको हम बता दें कि वसा लेडीज़ों में ज़्यादा होता है, जेंट्स में कम होता है, लड़कियों में वसा ज़्यादा होता है, पुरुषों में वसा कम होता है। और यही रीज़न है कि लड़कियों को थोड़ा ठंडी कम लगती है, पुरुषों को ठंडी ज़्यादा लगती है, क्योंकि वसा गर्मी देता है, ठीक है, ठंडक से रक्षा करता है, ठीक है। कभी आप लोग अब एग्जाम्पल एक बता दें, एग्जाम्पल से थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे देखिए कड़ाके की ठंड होती है, शादी ब्याह का माहौल होता है, उसमें क्या है, शादी विवाह में देखेंगे कि जेंट्स लोग एक के ऊपर एक स्वेटर जैकेट पहने हुए हैं, और लेडीज़ पता चला कि ऐसे अपना एक
सूट पहन लिए हैं और ऐसे डांस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो शादी विवाह में आप लोग ऐसा अक्सर देखे होंगे, तो सोचते हैं अरे ये लोग को गर्मी भी, मतलब ये लोग को इतना ठंडी नहीं, इतना ठंडी होने के बावजूद भी ठंडी नहीं लग रहा है, क्यों? फैशन दिखाने के चक्कर में। ऐसा नहीं है। आपके मन में ये आता होगा कि फैशन दिखाने के चक्कर में इन लोगों को ठंडी नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। उनमें वसा ज़्यादा होता है, तो वसा ज़्यादा होने से ये ठंडक से रक्षा करता है, तो उनको थोड़ा सा ठंडक कम फील होता है, ठीक है। इसलिए वो लोग ऐसे ही अपना कपड़े में ऐसे बिना स्वेटर के भी वो लोग ठंडी में भी शादी विवाह में आप देखे होंगे कि ये लोग अपना डांस वगैरह करते हैं या जो भी शादी विवाह में जाते हैं। लेकिन हम लोग को देखेंगे जैकेट और पता नहीं क्या क्या पहन लेंगे, कोट और क्या क्या, फिर भी ठंडी लगती रहेगी, क्योंकि हम लोग की तुलना में, पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में ज़्यादा वसा होता है और वसा ठंडक से रक्षा करता है, इसलिए उन लोगों को ठंडा कम लगता है। लड़कियों को ठंडा कम लगता है इसकी वजह से, वसा की वजह से, क्योंकि उनको में वसा ज़्यादा होता है लड़कों की तुलना में, ठीक है। अगला है अधिक श्रम करने की क्षमता देता है। जब वसा ज़्यादा एनर्जी देता है, आपको बता चुके हैं पहले ही। अब तो ज़्यादा वसा रहेगा तो क्या है, आदमी ज़्यादा मेहनत कर सकता है, अधिक श्रम देने की क्षमता देता है, ठीक है, अधिक श्रम करने की क्षमता देता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि हम सोचे कि 2 पार्ट बनाए तो कम से कम आधा तो एक बार में कवर हो, तो हम आधा कवर किए हैं, आधा एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, जीवन संबंधी भी जानकारी है और अच्छे आपको एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, और आपको जो चीज़ें हैं दिमाग में एक बार अगर सेट हो गई, मेरे बताए हुए एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में सेट हो गए, गारंटी है कि आप पूरे जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे कि मतलब वो क्वेश्चन तो दिमाग में सेट ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको पूरा देखिए और कोशिश करिए कि दूसरे को भी शेयर करें, वो भी पूरा देखें, उनको भी लाभान्वित कराएं, जो आपके साथ वाले उनको शेयर और लाइक करते रहिए, ठीक है। तो वसा की प्राप्ति की क्या क्या साधन है, मतलब वसा हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, मतलब हम क्या चीज़ खाएं तो हमें वसा मिल जाएगा। तो वसा मतलब क्या है, चर्बी मतलब क्या, वसा तैलीय चीज़, कोई भी तैलीय चीज़ में वसा होता है, कोई भी तैलीय चीज़ वसा से ही बना होता है तैलीय चीज़। तो क्या है, सरसों का तेल, नारियल, मूंगफली, तेल, बादाम, मछली, चर्बी, घी, मक्खन इत्यादि, ये सब में क्या है, ये सब में वसा मिलेगा, चर्बी मिलेगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, खनिज लवण हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भाई खनिज लवण तो हमें एनर्जी नहीं दे रहा है, आखिर क्यों महत्वपूर्ण है भाई, महत्वपूर्ण क्या रीजन है। तो देखिए क्या रीजन है इसका, यह शरीर का विकास, जीवन संबंधी क्रियाओं को नियमित तथा स्वस्थ के लिए महत्वपूर्ण है। मीन्स शरीर का विकास करता है खनिज लवण, जैसे आयोडीन है, आयोडीन खाएंगे तो हमें ये जो घेंघा रोग होता है ना, आयोडीन की कमी से वो घेंघा रोग नहीं होगा, ठीक है। विटामिन डी है, विटामिन डी अगर नहीं खाएंगे तो हमारा हड्डी रिकेट्स नाम का बीमारी हो जाएगा। विटामिन ए नहीं लेंगे तो हमें रतौंधी या अंधापन का शिकार हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जीवन संबंधी क्रियाओं नियमित और स्वस्थ रखने के लिए ये सब जरूरी है। खनिज, सॉरी वो विटामिन बता दिए, खनिज जैसे कैल्शियम ऐसा, कैल्शियम हड्डी क्या है, कैल्शियम से बना है। अगर कैल्शियम नहीं लेंगे तो हमारा हड्डी कैसे बनेगा, एनर्जी से केवल काम नहीं चलेगा ना, शरीर का स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना। तो कैल्शियम कहाँ से आएगा, कैल्शियम तो क्या है, कैल्शियम एक खनिज लवण है। कैल्शियम खाने से हमारा हड्डियों का मजबूती आएगा, हड्डियों में मजबूती आएगा, हड्डियों का विकास होगा, ठीक है। आयोडीन भी वो है, आयोडीन बता ही दिए। ऐसे बहुत सारे खनिज हैं जो अपने शरीर में ज़रूरत होती है किसी न किसी अन्य कामों के लिए। हर चीज़ से कोई ज़रूरी है कि एनर्जी ही मिले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में खनिज लवण किन किन रूपों में पाया जाता है। देखिए खनिज लवण किन किन, मैंने क्या क्या खनिज लवण पाया जाता है। तो साधारण नमक, ये नमक शरीर में होता ही है। नहीं विश्वास हो रहा है तो अपने पसीने को एक बार चाट कर देखिए, आपको नमकीन लगेगा। मीन्स क्या है, नमक है तभी तो नमकीन लग रहा है। तो शरीर में साधारण नमक भी होता है, ठीक। कैल्शियम, हड्डियों में कैल्शियम होता है। फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, कॉपर, ये सब इत्यादि, मतलब और भी बहुत सारे खनिज लवण, ये सब शरीर में कहीं ना कहीं किसी पार्ट में होता है, ठीक है, किसी न किसी काम में यूज होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को भी मेंटेन रखना है। जिंक भी शरीर में को चाहिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, खनिज लवण के क्या क्या कार्य हैं। अब देखिए कार्य, तो स्टार्टिंग बोले थे ना, डिटेल में देखेंगे। देखिए इसका क्या क्या कार्य है। इसका कार्य है, पहला कैल्शियम, शरीर कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, ये सब चीज़ें खनिज लवण है। तो कैल्शियम का कार्य है हड्डी एवं दांतों को स्वस्थ रखना। कैल्शियम अगर नहीं खाएंगे तो दांत मेरा और हड्डी ये दोनों अस्वस्थ हो जाएंगे, दांत झड़ जाएंगे, हड्डियाँ टूट जाएंगे, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। मतलब कैल्शियम जरूरी है इन दोनों चीज़ों के लिए, इन दोनों हड्डी और दांत कैल्शियम से ही बनता है। दूसरा है फास्फोरस, यह अस्थियों, दांतों, रक्त तथा तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। मतलब फास्फोरस भी अस्थियों में होता है, दांतों में होता है,
ठीक है, तंत्रिका तंत्र को भी स्वस्थ रखता है फास्फोरस। लोहा, लोहा कहाँ होता है, रक्त के लाल कणों के लिए आवश्यकता है। जो हीमोग्लोबिन लोग बोलते हैं ना कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, बेसिकली वो क्या है, लोहा ही है, आयरन। देखोगे कि आयरन की गोली लोग खाते हैं, लेडीज़ ज़्यादा खाती हैं, उनका आयरन को ज़्यादा ज़रूरत होता है उनको, ठीक है, क्योंकि उनका पीरियड आते रहता है, उनका ब्लड कहीं ना कहीं निकलते रहता है, तो उनको आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो लोग आयरन की गोली अक्सर खाते हैं या डॉक्टर उनको सलाह देता है। तो उसमें क्या है, आयरन मीन्स क्या है, लोहा। आयरन, आयरन का गोली खा रहे हैं ना, तो आयरन का क्या है, वही तो है लोहा, ठीक है। तो लोहा रक्त के लाल कणों के लिए आवश्यक होता है, ठीक। अगला है आयोडीन। आयोडीन थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि यहाँ है, वो क्रियाशील तभी होगा जब उसको आयोडीन मिलेगा, ठीक है। अगला है नमक। नमक क्या है, पाचन तंत्र की उचित क्रियाशीलता के लिए आवश्यकता है। पाचन तंत्र उचित तरीके से काम करे उसके लिए नमक की ज़रूरत होती है। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, अस्थियों, दांतों तथा रक्त पोटेशियम जो है अस्थियों, दांतों, रक्त तथा तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है, ठीक है, पोटेशियम। अगला है क्लोरीन। क्लोरीन पाचक रसों का निर्माण कर उसे सक्रिय करता है। पाचक रसों का निर्माण करके क्लोरीन जो है पाचक रसों का निर्माण करके उसे सक्रिय करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा थे, हम नहीं चाह रहे थे कोई भी क्वेश्चन आपको मिस करे। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाए आप लगे कि नहीं रे यार ये तो सर बता ही नहीं, तो इसलिए हम सारा का सारा क्वेश्चन कवर करते हुए चले। वीडियो थोड़ा 5-10 मिनट लंबा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। और ये आधा चैप्टर ही अभी कवर हुआ है, अभी आधा बाकी है। आधा हम अगले वीडियो में 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे, कोशिश करेंगे कि कल हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन 29 है, खनिज लवण हमें किन चीज़ों से प्राप्त होता है। खनिज लवण, तो देखिए कैल्शियम दूध, पनीर, मछली, फल, सब्जी इत्यादि से मिलता है। मतलब क्या क्या चीज़ खाएंगे तो हमें कौन कौन सा खनिज लवण मिलेगा, तो कैल्शियम हमें दूध, पनीर, मछली, फल इत्यादि से मिलेगा। लोहा, लोहा कहाँ से मिलेगा, दाल, अंडा, खजूर, खीरा, गाजर, साग, ठीक है, जैसे पालक हुआ, एक तरह का साग है। मछली, सेव, मटर, फल इत्यादि से। फास्फोरस, पनीर, अंडा, मांस, पत्ता को बोल रहे होंगे अरे सर तो पनीर अंडा सब में आ रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि एक चीज़ में केवल एक ही होता है, उसमें हर चीज़ होता है, कई चीज़ होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ें कम होती है, ठीक है। तो ये नहीं कि एक ही चीज़ को हर में जोड़ दिया कि सर तो बोले कि दूध से कैल्शियम भी मिलता है, अंडा से कैल्शियम मिलता है और अंडा से फास्फोरस मिल रहा है। भाई एक चीज़ में केवल एक ही नहीं होता है, कई चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उनको उसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। आयोडीन मछली, लहसुन, प्याज, नींबू, मूली इत्यादि मिलता है, ठीक है। होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। आप ये मेरा नीचे यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, फेसबुक का पेज भी है, आप इसे भी अगर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप इससे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम लिंक से। फेसबुक पेज पे मेरा सारा चीज़ें अपलोड होता है, अपडेट होता है, जो भी हम वीडियो डालते हैं वहाँ पे उसका लिंक होता है, आप चाहें तो वहाँ से भी मेरे लिंक को ले सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे तो आप हैं, यूट्यूब चैनल तो जान ही रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे हम हैं, आप अपने आवश्यकता के हिसाब से जैसे भी हो आप जुड़ सकते हैं। होप कि आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।